नमस्कार साथियों। रॉयल स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले डिटेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, डिटेशन अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। आज के डिटेशन में पूर्ण विराम की जगह स्टॉप बोला जाएगा, कोमा कोमा नहीं बोला जाएगा। कोमा का प्रयोग आपको अपने सविवेक से करना है। डिटेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। आजकल सरकारी प्रोत्साहन के कारण अर्थव्यवस्था के सभी घटकों में निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ रहा है। स्टॉप। ऐसे में शिक्षा का क्षेत्र निजीकरण से प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है? स्टॉप। शिक्षा के निजीकरण का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के अतिरिक्त गैर सरकारी भागीदारी। स्टॉप। वैसे तो ब्रिटिश काल से ही निजी संस्थाएं शिक्षण कार्य में संलग्न थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में उनकी भागीदारी में बहुत वृद्धि हुई है। स्टॉप। प्रारंभ में भारतीय संविधान में शिक्षा विषय को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने यह अनुभव किया कि चूंकि शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए यह केंद्र सरकार के लिए भी महत्व का विषय है। स्टॉप। अतः शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता लाने, विस्तार करने एवं इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1976 में इसे संविधान के 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया। स्टॉप। स्वतंत्रता के पश्चात जहां एक ओर हमारे पास संसाधनों का अभाव था, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई। स्टॉप। अतः एक बड़ी आबादी के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना सरकार के वश की बात नहीं थी, इसलिए भारत में शिक्षा में निजी क्षेत्र को बिना किसी अवरोध के प्रोत्साहन दिया गया। स्टॉप। निजी क्षेत्र को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जैसे निजी संस्थानों को आर्थिक सहायता देना, उनके लिए अनुदान का प्रावधान करना, शैक्षणिक इमारत हेतु कम मूल्य पर भूमि उपलब्ध कराना आदि। पैराग्राफ। भारत में ऊपरी तौर पर शिक्षा को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक स्कूली शिक्षा तथा दूसरी विश्वविद्यालयी शिक्षा या उच्च शिक्षा। स्टॉप। आज इन दोनों ही क्षेत्रों में निजी संस्थानों की भागीदारी दृष्टिगोचर होती है। स्टॉप। यही कारण है कि यहाँ सरकारी शिक्षा व्यवस्था के समानांतर निजी शिक्षा प्रणाली भी संचालित है। स्टॉप। शिक्षा के निजीकरण ने इस क्षेत्र के प्रसार में सकारात्मक योगदान दिया है। स्टॉप। शिक्षा के निजीकरण के कारण शिक्षा का प्रसार तेजी से हो रहा है। स्टॉप। जिन लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल रहने के कारण किसी व्यापारिक या अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल पाता, वे अधिक धन खर्च करके मनोवांछित शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉप। इस तरह शिक्षा के निजीकरण के कारण देश का धन सकारात्मक कार्यों में लग रहा है। स्टॉप। नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के कारण नवयुवकों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। स्टॉप। शिक्षा शिक्षण से संबंधित
व्यवसायों को भी गति मिल रही है। पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इतनी अधिक संख्या में प्रतिवर्ष सरकारी नौकरियों का सृजन कर पाना संभव नहीं। निजी संस्थाओं की अधिकता के कारण इन लोगों ने भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इस तरह शिक्षा के निजीकरण के कारण देश के आर्थिक विकास को भी गति मिल रही है। पैराग्राफ मेरी एक नानी थी। जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने का कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी प्रारंभिक अनपढ़ प्रधानसी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षाओं या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। पैराग्राफ जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए। जिस प्रधान सी औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लेवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। पैराग्राफ अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरतअंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी।